मुगलों की नृशंस निर्ममता और एक सिख योद्धा की प्रतिशोध की जीत यानी बैटल ऑफ छप्पर छिरी आगे आने वाले लगभग 10 से 12 मिनट के इस वीडियो में मैं एक ऐसे युद्ध का वर्णन करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप फिर से रोमांचित हो जाएंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ आपके सुझाए हुए सुधार और नए टॉपिक्स भी हमें भविष्य में कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। आप अपने कमेंट्स, मॉडिफिकेशन और नए टॉपिक्स की सलाह हमें अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी दे सकते हैं। नमस्कार, मैं आलोक पांडे। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों के द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के चलते मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिला और आशा है कि ऐसा प्रोत्साहन और आप सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहेगा। आज 9 जून इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन है जो बलिदान की पराकाष्ठा को दिखाता है। आज ही के दिन 9 जून सन 1716 के दिन एक महान पराक्रमी सिख योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे जिनका नाम था बंदा सिंह बैरागी। बंदा सिंह बैरागी की ये जो बलिदान था ये उनके एक ऐसे प्रतिशोध का क्लाइमेक्स होता है जो उन्होंने लगभग 10 साल पहले लिया था। बंदा सिंह बैरागी के इस बैटल ऑफ छप्पर छिरी को बताने के पहले मुझे थोड़ा सा प्रीटेक्स्ट बताना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे और औरंगजेब के सामने लगातार अपनी नेतृत्व क्षमता के माध्यम से सिख कम्युनिटी और तत्कालीन अपने धर्म की रक्षा कर रहे थे। औरंगजेब उनको लगातार कुचलना चाहता था, पूरी सिख कम्युनिटी को समाप्त कर देना चाहता था और इसी क्रम में कई युद्ध गुरु गोविंद सिंह जी और औरंगजेब और मुग़ल फोर्सेस के बीच में होता है। इस युद्ध में एक युद्ध बैटल ऑफ चमकौर का होता है जो 6 दिसंबर सन 1704 को लड़ा गया था। ये अपने आप में एक बड़ा विचित्र और अद्भुत युद्ध था। उस युद्ध का वर्णन मैं किसी एक आने वाले नए वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन उस युद्ध का प्रीटेक्स्ट ये है कि इस युद्ध में 40 सिखों ने कई हजार मुगलों के साथ युद्ध किया और इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों को वीरगति प्राप्त हुई। 2 पुत्रों को लड़ते हुए और 2 पुत्रों को, जो मुग़ल सेनापति था वजीर खान, बड़ा ही क्रूर और निर्मम शासक था, आतंक का पर्याय था, उसने 2 छोटे बच्चों 9 साल के जोरावर सिंह और 7 साल के फतेह सिंह को गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी के साथ इस युद्ध में पकड़ लिया था और सरहिंद के किले में जो सबसे ऊंचे बुर्ज पर रखा था। आप जरा कल्पना कीजिए कि दिसंबर का 20 तारीख से लेकर के 28 दिसंबर का समय, पंजाब की वो बर्फीली तूफ़ानी रातें, चलने वाली शीत लहरी की हवाएं और पवन, बिना कंबल बिना कॉट के ये 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ, किस तरीके से उन्होंने सर्वाइव किया होगा। और इसके पश्चात शर्त केवल एक थी वजीर खान की, या तो इस्लाम ग्रहण कर लो और या तो मौत। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि गुरु गोविंद सिंह जी का तेज जो उन 2 बच्चों के अंदर है वो उनको टूटने नहीं देगा। लगभग 7-8 दिन के इस भयानक यातना के पश्चात इन दोनों बच्चों को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, जो महज 9 साल और 7 साल के नौनिहाल थे, दीवार में ईंटों के साथ और चूने के साथ चिनवा दिया जाता है। आप मेडिकल साइंस के हिसाब से देखिए तो ऑक्सीजन की कमी के चलते महज 2 मिनट के अंदर मौत हो जाती है। एस्फिक्सिया होता है, ऑक्सीजन न मिलने के चलते चारों तरफ से एक कॉलम बना करके ऊपर से बंद कर दिया जाता है और दीवार में चिनवा दिया जाता है। अंतिम समय भी उनके मुंह से यही निकला था, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। कहते हैं कि बड़ा भाई जोरावर सिंह जो 9 साल का था वो रोने लगा। छोटे भाई ने पूछा क्यों, तो बड़े भाई का जवाब ये था कि मेरे भाई, मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि मुझे मौत का डर है, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि इस संसार में मैं तुमसे पहले आया था और मैं जा रहा हूँ तुम्हारे बाद, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी ऊंची थी। इस शॉकिंग न्यूज़ को सुनने के बाद माता गुजरी का भी देहावसान हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह नई फोर्स कलेक्ट करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ की तरफ जाते हैं और वहाँ पर जब वो अपना अड्डा बना के रखते हैं तो इस निर्मम हत्याकांड का जो बदला और प्रतिशोध लेने की एक कसम थी वो उठाते हैं बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर एक हिंदू थे, उनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, माधव दास भी उनको कहते हैं। तीर चलाने में बहुत माहिर, भाला और
तलवार चलाने में भी बहुत कुशलता थी। एक बार एक हिरन का शिकार करते वक्त जब उसको उन्होंने तड़पते हुए देखा तो उनके मन में एक संन्यास की भावना आई और उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ करके तीर्थ यात्रा, योग की प्रैक्टिस और सरमंस उपदेश देने का काम चालू किया। इसी क्रम में उन्होंने तीर्थाटन के क्रम में नीचे नांदेड़ जब वो भी पहुंचते हैं, एक चांस था कि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनकी भेंट होती है। गुरु गोविंद सिंह इनके पराक्रम, इनके गठीले बदन, इनके तेजस्वी स्वरूप को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति खाली संन्यास के लिए नहीं आया है। वो उनको दीक्षा देते हैं, अपने तरकस से 5 बाण निकाल के देते हैं, थोड़ी सी सिख फौज उनके साथ देते हैं और कहते हैं कि आपको जा करके खालसा के साथ काम करना है। मुग़लों के अत्याचार के सामने हिंदू सिख कम्युनिटी के साथ रहकर काम करना है। इस चीज़ को अपने मन में बैठाकर गुरु की आज्ञा समझ करके बंदा सिंह बैरागी, जो अभी तक लक्ष्मण सिंह बैरागी थे, उनकी बंदगी करते हुए उनका नया नाम बंदा सिंह बैरागी पड़ता है और ये राजस्थान को क्रॉस करते हुए पंजाब की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में आने के बाद इनका एक ही काम था, उस वजीर खान को वो प्रतिशोध लेना जो माता गुजरी के साथ उसने अत्याचार किया, जो इन 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ उसने अत्याचार किया और शूरवीर बच्चों ने अपने धर्म की आन बान शान को नहीं छोड़ा। और इसी क्रम में उन्होंने छोटी सी एक फ़ौज इकट्ठी करते हैं। इस फ़ौज के पास कोई आर्टिलरी नहीं थी, कोई तोपखाना नहीं था, कोई कैवलरी नहीं थी, कोई घुड़सवार नहीं सेना थी, बस खाली इन्फेंट्री थी। और कई सिख लोगों के पास तो पैर में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। लेकिन उनके पास ये सारी चीज़ें हों या ना हों, उनके पास एक चीज़ थी, साहस, शौर्य, पराक्रम और अपने धर्म की रक्षा करने का प्रण। इस क्रम में बिना टाइम खोए बंदा सिंह बैरागी पहला युद्ध करते हैं, बैटल ऑफ समाना, सन 1709 में। और इसमें वजीर खान का उनका आमना सामना होता है। बैटल ऑफ समाना में सिख आर्मी कंप्लीट विक्ट्री लेती है, लेकिन वजीर खान भाग जाता है। 4 ही 5 महीने के अंदर नवंबर 1709 में फिर से आमना सामना होता है और बैटल ऑफ सोनीपत होता है। बैटल ऑफ सोनीपत में वजीर खान सामने रहता है, बंदा सिंह बैरागी इस तरफ रहते हैं। इनकी फ़ौज लगभग 15,000, उनकी फ़ौज लगभग 30,000, लेकिन उसके पश्चात भी सिख आर्मी जीतती है, फुल विक्ट्री। लेकिन वजीर खान इसमें भी बच जाता है। लोग कहते हैं कि इसमें उस जल्लाद को जिसने इन दोनों बच्चों को दीवार में चुनवाया था, उसको और उसके पिता की हत्या प्रतिशोध पूर्ण करते हैं और बंदा सिंह बैरागी उनको दोनों को मारते हैं। सन 1710 ये आज का मोहाली से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर, जो उस वक्त का सरहिंद प्रांत कहलाता था, उसमें दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं। छप्पर छिरी में सामने की तरफ कंप्लीट कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, नई मस्कट बंदूकों और उस समय की लेटेस्ट वेपनरी के साथ एक नई तमाम लेटेस्ट रणनीतिकारों के साथ वजीर खान हाथी पर बैठ कर के आता है। और इधर 15-20 हज़ार की फ़ौज के साथ सिख आर्मी आती, जिनके पास केवल धनुष, तीर, तलवार और भाले होते हैं। इस युद्ध में लगभग 6 से 7 घंटे का एक बड़ा प्रचंड युद्ध होता है और इस युद्ध में शुरुआती 2 घंटे में तो बराबरी का मामला रहता है, लेकिन उसके पश्चात बंदा सिंह की आंखें तो केवल वजीर खान को खोजती रहती हैं। कैसे भी करके अपनी छोटी सी गुट को लेकर के वजीर खान के पास जाते हैं और जब वजीर खान जो हाथी, लोग कहते हैं और लोकल्स यहाँ के बारे में बताते हैं कि बंदा सिंह बैरागी जो पैदल थे, अपने भाले के साथ इतनी वो और फतेह सिंह 2 उनके सेनापति थे, इतनी ताकत और इतनी वेलोसिटी के साथ उन्होंने स्पीयर हेड यानी भाले को फेंक करके मारा था कि जो हाथी पर बैठा महावत था, उसके कान के बगल से निकलता हुआ ये भाला वजीर खान के सीने को छेदते हुए वजीर खान की पूरी बॉडी को लेकर के हाथी के जाके नीचे गिरता है। वजीर खान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चलते तिल तिल कर मरता है और ये प्रतिशोध बंदा सिंह का वहाँ पूरा होता है। सेनापति के मरने के तुरंत बाद पूरी की पूरी मुग़ल सेना भागती है, सिर पांव पे रख के भागती है और बंदा सिंह बैरागी अपनी पूरी फ़ौज के साथ उसका पीछा करते हैं। भयानक हत्याकांड होता है, सरहिंद उनके कब्जे में आता है और ये वो समय था जब यमुना से लेकर के सतलज तक यानी लाहौर के पश्चिम का क्षेत्र से प्रारंभ करते हुए दिल्ली के किले तक जहाँ मुग़ल बादशाह बैठते थे, ये पूरा इलाका सिख टेरिटरी के सॉवरेनिटी के अंदर आ जाता है। बंदा सिंह बैरागी ने ढेर सारे इस युद्ध के बाद जो 5-6 साल उनका शासनकाल रहा है उसमें उन्होंने कई लैंड रेवेन्यू में सुधार किए, ज़मींदारी प्रथा को समाप्त किया, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए, उनके ज़मीन के मालिकाना भी उनको दिया। प्रजावत्सल शासक के रूप में उनकी एक हम देखते हैं और इस दौरान इन्होंने लगातार युद्ध भी लड़े, लगातार युद्ध लड़ते रहे।
इन युद्धों के लड़ने के चलते आज का जो दिल्ली के ऊपर का एरिया यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, यमुना नगर, ये सारे एरियाज़ उनके पास थे और उधर लाहौर के पीछे तक का एरिया उनके पास था। एक बड़ा चैलेंजिंग सिख टेरिटरी उन्होंने क्रिएट किया। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा बंदा सिंह बैरागी की दूसरी एक क्वालिटी जिसे हम सभी लोगों को देख समझना चाहिए। बंदा सिंह बैरागी की जो मृत्यु होती है वो निर्ममता की पराकाष्ठा थी। सन 1716 में जब बंदा बैरागी एक युद्ध में कैप्चर होते हैं तो उनको दिल्ली लाया जाता है, एक लोहे के पिंजरे में बांध करके उनको लाया जाता है। और वास्तविकता भी यही थी क्योंकि लोहे के पिंजरे में ही तो शेर को बांध के लाया जाता है। जब वो लाए जाते हैं तो 30 दिन जो टॉर्चर के उन्होंने झेले और उनके सामने भी शर्त ही रखी जाती, या तो इस्लाम कबूलो और या फिर मर जाओ, क्योंकि मुगल शासक इस बात को जानते थे कि अगर बंदा सिंह बैरागी ने सिख धर्म त्याग करके इस्लाम ग्रहण कर लिया तो पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी जो है वो इस्लाम में आ जाएगी और हमारे सामने एक बहुत ही शानदार शासन का मार्ग खुल जाएगा। लेकिन जब वो 7 साल और 9 साल के बच्चे वो इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते हैं तो ये तो पहाड़ का बना हुआ बंदा सिंह बैरागी था। हर दिन उनका एक लिम्ब काटा जाता है, उनके नाखून निकाले जाते हैं, उनकी खाल को जलते हुए सलाखों से भेदा जाता है। और क्लाइमेक्स तो तब आता है जब 29वें दिन यानी 8 जून को सन 1716 को उनके छोटे बेटे जो 5 साल का अजय सिंह उनके सामने लाया जाता है और जल्लाद कहता है कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो तुम्हारे इस बच्चे को मार डाला जाएगा। बंदा सिंह ही थे। जल्लाद ने उस मासूम बच्चे के कोमल हृदय को बड़ी चाकू से काट करके उसके हार्ट को निकाला और ये हार्ट पंपिंग हार्ट था, यानी पंपिंग हार्ट जिसमें से खून निकल रहा हो स्टिल, और उस पंपिंग हार्ट को बंदा सिंह के मुंह में डाला जाता है। इस दर्दनाक घटना और इस निर्ममता की आप जरा कल्पना कीजिए। इसके पश्चात भी बंदा सिंह अपना धर्म नहीं त्यागते हैं। ये एक नज़ीर है, एक उदाहरण है हमारे गौरव का, हमारी मर्यादा का, हमारी आन बान शान का, जिसे प्रत्येक भारतीय को अपने हृदय में बैठा के रखना चाहिए। और हम आज इस चीज़ को भूल चुके हैं। उसी दिन बंदा सिंह का सर कलम कर दिया जाता है और वो बलिदान आज हम में से शायद ही कोई जानता हो कि आज ये 9 जून का दिन वो बलिदान का दिवस है। मित्रों, मैं इसके माध्यम से कुछ मैसेज भी देना चाहूँगा। इस बंदा सिंह बैरागी का इतिहास में कहाँ स्थान है? पंजाब के कुछ क्रॉनिकल्स को छोड़ दिया जाए और कुछ पैराग्राफ्स सिख हिस्ट्री से निकाल दिए जाएं तो हमारे राष्ट्रीय चरित्र में इनका कहीं नाम आता है? हमको ये सोचना चाहिए। दूसरा मैसेज ये है कि 7 साल और 9 साल के बच्चों में गुरु ने और उस समय के पेरेंट्स ने क्या संस्कार डाले थे। आप कल्पना कीजिए, हमारे आपके बच्चे 2 चॉकलेट के लिए मर जाते हैं। 2 चॉकलेट के लिए अगर उनको कहा जाए तो यहाँ से वहाँ कहीं भी चले जाए, लेकिन इतनी निर्मम अत्याचार का सामना करते हुए भी इन 2 बच्चों ने अपने धर्म को नहीं त्यागा। और एक क्या मैसेज दिया है, शानदार मैसेज। हमारे अभिभावकों को सोचना चाहिए, कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। एक तीसरा मैसेज इसमें आता है, हिंदू और सिख धर्म की एकता। बंदा सिंह वास्तव में हिंदू थे। आज मैं कभी कभी जब सुनता हूँ कि सिखों और हिंदुओं के बीच में कहीं लड़ाई हो रही है तो मेरा मन विचलित हो जाता है। हमको इस कहानी के माध्यम से और अन्य कहानियाँ भी आएंगी, उन कहानियों के माध्यम से इतिहास से ये सीख लेनी होगी कि हिंदू सिख एकता कितनी महत्वपूर्ण रही है भूतकाल में और उसको आगे हम कितना प्रासंगिक बना सकते हैं। और एक और मैसेज है, 20 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में जो घटनाक्रम घटा इन नौनिहालों के साथ, माता गुजरी के साथ, हम उसको भूल चुके हैं। 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। 31 दिसंबर को हम नए साल की एक स्वागत करते हैं। हमारे युवा बहुत अच्छी तरीके से उसको रात रात जाग करके आइसक्रीम खा कर मनाते हैं। लेकिन क्या हम इन 2 नौनिहालों के बलिदान को याद कर पाए हैं? इतिहास में ये घटनाएं भले छुपा दी गई हों, लेकिन मेरा कहना है और इसको याद कीजिए, रक्त से लिखा इतिहास, रक्त से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटाया। नमस्कार।